और इस बीच नोएडा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी है। सेक्टर 10 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लगी है ये भीषण आग। हालांकि किस वजह से लगी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन धुएं के गुब्बार को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इन ऊंची लपटों को देखकर आप सोच सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग है। आग किस वजह से लगी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन इस इमारत की ऊपरी वाली मंजिल पर ये आग लगी है। बेहद भीषण ये आग लगी है। इसकी लपटों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि यह बेहद भीषण आग है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में लगी है भीषण आग। नोएडा के सेक्टर 10 का यह मामला है, जहां पर एक इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर आग लगी है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उनको भी मौके पर बुलाया गया। ये देखिए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचते हुए आग बुझाने की कोशिश के लिए। तो ये आग लगी है, वजह क्या रही ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन मौके पर अभी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है और जाहिर है आग बुझाने की कोशिशों को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। ये अभी तक साफ नहीं हो सका है कि जिस इमारत में आग लगी है क्या वहां पर लोग भी मौजूद हैं, उनको भी बाहर निकालने की कोशिश होगी। लेकिन आनन फानन में पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मी अब जल्द से जल्द उन तमाम तैयारियों के साथ, उन तमाम प्रयासों के साथ आगे बढ़ते हुए कि किसी भी तरीके से इस आग को जल्द से जल्द बुझा लिया जाए। क्योंकि आसपास की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, आसपास भी कुछ एक मकान या कह सकते हैं कि इमारत है और ऐसे में वहां तक आग ना पहुंचे, क्योंकि फिलहाल ऊपरी मंजिल पर यह आग लगी हुई है, नीचे तक ये आग ना पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द इस आग को काबू कर लिया जाए। अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, कितनी देर पहले ये आग लगी, अभी क्या स्थिति है? देखिए गायत्री, बता दूं लगभग अब से आधा घंटा पहले एक कंपनी में आग लगी थी। जमीनत ये रही कि ये कंपनी की चौथी मंजिल पर आग लगी है और भीषण आग है, जहां दमकल कर्मचारी पूरे आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पे 4 गाड़ी मौजूद है। आग भयंकर है। ऊपर की तरफ आग लगी है तो नीचे बुझाने का काम किया जा रहा है। कंपनी के अंदर फ्लैक्स काम होता था, जो फ्लैक्स बनाए जाते हैं वो केमिकल से बनाए जाते हैं, जिसके चलते आग रुक रुक कर भड़क रही है। आग पे काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अभी भी आग बहुत तेजी से भड़क रही है। अमित, इमारत के भीतर कोई मौजूद है क्या, या जब ये आग लगी तब कोई मौजूद था? देखिए अभी ये तो जांच का विषय है कि कोई था या नहीं था। जब आग बुझा ली जाएगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा आग लगने के कारण और क्या क्या हानि हुई है, कौन कौन कंपनी में काम कर रहे थे। लेकिन अभी आग बुझाने का प्रयास जारी है। अभी कितनी सफलता आग को काबू करने में अमित मिल पाई है दमकल कर्मियों को? देखिए अभी दमकल कर्मियों के जो अधिकारी हैं, CFO और अरुण कुमार, उनका कहना है कि कम से कम 10 से 15 मिनट हम आग पर काबू पा लेंगे। क्योंकि आग में जहां आग लगी है वो चौथी मंजिल पे आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऊंचाई पे होने के चलते प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जा रही है। जल्दी प्लेटफॉर्म लाके आग पर काबू पाया जाएगा। और उनका कहना है कि जो केमिकल है, केमिकल के चलते आग बहुत तेजी से भड़क रही है, जिसे आग पर काबू पाने में समस्या सामने आ रही है। जी अमित, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें नोएडा के सेक्टर 10 की, जहां एक कंपनी की इमारत में आग लगी है चौथी मंजिल पर और दमकल कर्मी ये दावा करें कि 10 से 15 मिनट और लग सकते हैं इस आग को काबू करने में। फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। और आइए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चीन और कोरोना से जारी जंग को जीतने का भरोसा जताया है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत दोस्ती निभाने में भी सक्षम है और जरूरत पड़ने पर उचित जवाब भी देना जानता है। तो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में भरोसा जताया कि देश चीन और कोरोना दोनों से जंग जीतेगा। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दोस्ती निभाना जानता है और आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी बखूबी जानता है। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। वहीं चीन से तनाव और कोरोना के खिलाफ लड़ाई के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दोनों से जंग जीतेंगे।
एक तरफ कोविड तो दूसरी तरफ चाइना की फौज लद्दाख में हमें तंग कर रही है, घुसने की कोशिश कर रही है। तो आप जो है, आपकी सरकार जो है इन दोनों से जूझ रही है, इसलिए मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि पहले तो कोविड के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सीमा विवाद के लिए इशारों में चीन पर बड़ा हमला बोला, जिसके लिए उन्होंने संस्कृत के एक श्लोक का हवाला दिया और चीन के बर्ताव की तुलना दुष्ट से की। हमारे यहां कहा जाता है, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तेमाल की है। भारत के कोरोना आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो यहां पर कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 5.25 लाख के पार हो चुका है। देश में अब तक 5,28,859 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं इनमें 3,09,713 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 16,095 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 2,03,051 एक्टिव केस हैं। देश के जो ज्यादातर राज्य हैं वो कोरोना वायरस की चपेट में हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है और लगातार ये संख्या बढ़ भी रही है। इनमें सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों की तादाद 1.5 लाख के पार हो चुकी है। यहां तो कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 2 पर आता है, जहां पर कोरोना के मामले 80,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना मरीज 78,335 हैं। गुजरात चौथे नंबर पर, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30,000 को पार कर गया है। और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 21,000 से ज्यादा हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो चुका है। दुनिया में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 1,82,618 तक जा पहुंचा है, जिनमें 54,58,523 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 5,01,309 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 41,22,786 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 25,10,000 से ज्यादा हो चुके हैं। तो वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 13,13,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,26,000 के पार पहुंच गई है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का जो आंकड़ा है वो 5.25 लाख के पार हो चुका है। वहीं ब्रिटेन 5वें नंबर पर, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3,11,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली के रोहिणी में एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ही आइसोलेशन सेंटर बनाया गया, जिसका उद्घाटन वहां के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने किया। इस सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर और कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी मेडिकल सुविधा का इंतजाम किया गया। इसका फायदा यह है कि हाउसिंग सोसाइटी में निकलने वाले कोरोना मरीजों को यहीं आइसोलेट किया जा सकेगा। दिल्ली में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो सोसाइटीज़ हैं वो अपने खुद के क्वारंटीन सेंटर बना रही हैं। इस वक्त मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 13 के आत्मवल्लभ सोसाइटी के भीतर। ये इनका एक धार्मिक स्थान है, जहां अब इन्होंने इसे क्वारंटीन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है। आप यहां देखेंगे 6 बेड का ये क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। यहाँ क्या क्या सामान रखा है वो आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सैनिटाइज़र है, यहाँ पर एक टॉवल है और ये एक अच्छा बेड का इंतज़ाम किया गया है। चप्पल यहाँ पर
अलग से रखी गई हैं और ये देखिए डस्टबिन भी रखा हुआ है। और इसके अलावा मैं अगर आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर एक छोटी एक टेबल रखी है जिस पर तमाम सारे जो मेडिकल उपकरण हैं वो रखे हैं, दवाइयाँ रखी हैं, तो ये इंतज़ाम किया गया है। अनलॉक 1 के तहत दी गई छूट का गलत फायदा उठाने वाले लोगों पर मुंबई में पुलिस ने सख्ती दिखाई है। मुंबई के अंधेरी में पुलिस ने नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया और बेवजह घर से बाहर गाड़ी लेकर निकले लोगों का चालान काटा। इस दौरान पुलिस ने कई गाड़ियों को जब्त करने की भी कार्रवाई की। देश में सबसे अधिक कोरोना के मरीज मुंबई में पाए जा चुके हैं और ऐसे में मुंबई के अंधेरी में अब कोरोना केंद्र जो है वो नया हॉटस्पॉट माना जा रहा है, क्योंकि मुंबई के अंधेरी इलाके में 5000 से भी ज्यादा कोरोना के मरीज पाए जा चुके हैं। इस वक्त हम अंधेरी मरोल नाके पर खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात की गई है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि कई लोग जो है वो मास्क ठीक तरह से नहीं पहनते हैं। गाड़ियां जब चलाते हैं, ऑटो में बैठते हैं, तब कई सारे नियमों का उल्लंघन होता है, जिसकी वजह से कोरोना फैलने के ज्यादा चांसेस है। ऐसे में यहाँ पर मुंबई पुलिस जो है अब बीएमसी के साथ मिलकर यहाँ पर मदद कर रही है ताकि लोग जो है वो कोरोना संक्रमण से बचे रहे, मास्क ठीक से पहने, एक गाड़ी में 3 से ज्यादा लोग ना बैठे, क्योंकि धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो खुल चुकी है और ऐसे में कहीं पे भी कोरोना नियम जो बताए गए हैं कोरोना से बचने के लिए उसका उल्लंघन ना हो। अनलॉक 1 में गुरुग्राम और फरीदाबाद में 1 जुलाई से मॉल खुलेंगे। इसे लेकर गुरुग्राम नगर निगम में की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। वहां पर सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक मॉल खुलेंगे। तो 1 जुलाई से मॉल खुलेंगे, ये जानकारी मिल रही है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगे मॉल। अनलॉक 1 चल रहा है और ऐसे में यह फैसला फरीदाबाद में भी 1 जुलाई से मॉल खोलने का फैसला लिया गया है, तो वहीं गुरुग्राम में भी 1 जुलाई से मॉल खोल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में टिड्डियों ने हमला कर दिया। सुबह करीब 9:30 बजे टिड्डियों के एक दल ने खेतों में खड़ी फसल पर हमला किया। इससे वहां के जो किसान थे वो परेशान हो गए, जबकि टिड्डियों ने बाजरे और मक्के की फसल को भी खासा नुकसान पहुंचाया। तो गांव वालों ने मोटरसाइकिलों के हॉर्न बजाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इससे कई टिड्डियां भाग गईं और जबकि सैकड़ों टिड्डियों को गांव वालों ने मार दिया। किसानों ने सरकार से टिड्डियों के हमले से बचाने के लिए मदद की मांग की है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां टिड्डियों का एक दल पहुंचा और ऐसे में किसानों की मुसीबत बढ़ गई। जहां बाजरे और मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू किया टिड्डियों ने, तो किसानों ने भी इन टिड्डियों को भगाने की पूरी कोशिश की। शोर से कहा जाता है कि टिड्डियां भाग जाती हैं और कुछ इसी तरीके से हॉर्न बजाया गया किसानों की तरफ से। उसके बाद कुछ टिड्डियों को भगा दिया गया, लेकिन कुछ टिड्डियों को मारा भी गया। 2 तस्वीरें आपके सामने। टिड्डियों के दल ने हमला किया था। काफी संख्या में टिड्डियां थी। यहाँ पर धान का पौध है और धान रखे भी जा रहे हैं खेतों में, क्योंकि उसका सीजन चल रहा है। और यहाँ पर फसल थी बाजरे की है, मक्के की है, और ये देखिए बाजरा पीछे भी है। ये सारा नुकसान कर गई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक बाइक पर 7 लोग बैठे दिखाई दिए। 7 लोग एक ही परिवार के थे, जिसमें पति पत्नी के साथ उनके बच्चे और एक लड़की भी थी। इसमें 2 बच्चों को आदमी ने आगे पेट्रोल की टंकी पर बैठा रखा था और उसके पीछे 2 बच्चों को पकड़कर एक महिला बैठी हुई थी। महिला के पीछे बैठी लड़की ने अपने पीछे रखे एक बड़े बैग को भी संभाला हुआ था। नियमों के मुताबिक एक बाइक पर सिर्फ 2 लोग ही सफर कर सकते हैं, सिर्फ 2 लोगों को ही सफर करने की इजाजत होती है। लेकिन आरोप है कि इस परिवार ने नियमों का पालन नहीं किया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक साथ किस तरीके से ये सभी लोग बाइक पर सवार होकर जा रहे हैं। 7 लोग सवार हैं, 2 बच्चे आगे पेट्रोल की टंकी पर बैठे हुए हैं और ये देखिए कुछ बीच में और एक महिला भी है, साथ में बैग भी है। जबकि नियम यह है कि एक बाइक पर 2 व्हीलर पर सिर्फ 2 ही लोग सवार हो सकते हैं। एक वो जो ड्राइव कर रहा है, जो चला रहा है, और दूसरा वो जो पीछे बैठ सकता है। लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरीके से नियमों का सीधे सीधे उल्लंघन हुआ। ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह कि नियमों का उल्लंघन तो है ही, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता तो फिर क्या होता। इतने सारे लोग और ऐसे में एक बाइक चलाने वाले के लिए भी मुश्किल है और जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी मुश्किल है। बावजूद इसके देखिए किस तरीके से एक साथ 7 लोग एक बाइक पर सवार होकर यहां से गुजरते दिखाई दिए।
बिहार के बांका में एक 3 साल की बच्ची कार के नीचे आ गई। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिसमें दिखा कि सड़क पार कर रही एक छोटी बच्ची वहां से गुजर रही सफेद रंग की कार की चपेट में आ गई, जिसे देख बच्ची के घरवाले कार के पीछे दौड़ पड़े। बताया गया कि बच्ची कार के साथ कुछ दूर तक घसीटती हुई चली गई, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी भी हुई। बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे भागलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के रामपुरा से पुलिस ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में एक संदिग्ध महिला को किया है गिरफ्तार। इस महिला पर आतंकियों को हथियार पहुंचाने का आरोप है। संदिग्ध महिला पर आतंकी संगठनों के लिए नौजवानों को भर्ती करने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि महिला का बेटा भी आतंकी था, जो मुठभेड़ में मारा गया था, और ये महिला आतंकियों की मदद करती थी। इस तरह का आरोप और आरोप के तहत इस महिला को किया गया है गिरफ्तार जम्मू कश्मीर के रामपुरा से। संदिग्ध महिला गिरफ्तार हुई है। महिला पर आतंकियों को हथियार पहुंचाने का भी आरोप है। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों का विरोध करने के लिए अजमेर में एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक एनएसयूआई के कार्यकर्ता धारा 144 को तोड़कर प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे, लिहाजा उन्हें दूर करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। एनएसयूआई के कार्यकर्ता तेल के बढ़ते दामों को लेकर दरअसल ये प्रदर्शन राजस्थान के अजमेर में, लेकिन धारा 144 तोड़ने का इन पर आरोप है। पुलिस की माने तो धारा 144 तोड़कर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए ये कार्यकर्ता उतरे थे, जिसके बाद इनको रोकने की कोशिश की। जब नहीं रुके तो बल प्रयोग किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने कई गाड़ियों को कब्जे में ले लिया, जिसे वहां पहुंचे 15 से 20 हथियारबंद लोगों ने छुड़ा लिया। बताया गया कि यमुनानगर के बेलगढ़ इलाके में अवैध खनन किए जाने की शिकायतें मिलने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स की टीम जब प्लांट के सामने पत्थर खदान में पहुंची तो वहां पर एक डंपर समेत दूसरी कई मशीनें अवैध खनन करती पाई गई, जिसकी वहां मौजूद टास्क फोर्स के सदस्यों ने वीडियोग्राफी शुरू कर दी और उन्हें कब्जे में ले लिया। इसी दौरान वहां 15 से 20 लोग पहुंच गए और उन्होंने हथियारों के बल पर न सिर्फ गाड़ियों को छुड़ा लिया बल्कि अधिकारियों को गोली मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कई लोगों को हिरासत में लिया। हरियाणा के यमुनानगर में एक बदमाश ने घर में घुसकर महिला पर हमला किया। आरोप है कि ये बदमाश चोरी के मकसद से मकान के अंदर घुसा था, जिसके लिए उसने मकान के पीछे बनी दीवार फांदी और अंदर दाखिल हुआ। मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में उसकी तस्वीर भी, ये हरकत भी रिकॉर्ड हुई है। हाथ में चाकू लिए इस बदमाश ने अंदर घुसते ही वहां मौजूद महिला पर ताबड़तोड़ हमला किया। बुरी तरह से जख्मी महिला की आवाज कोई ना सुन ले, इस वजह से बदमाश दरवाजा बंद करने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर महिला वहां से भाग निकली और पकड़े जाने के डर से बदमाश भी तुरंत मकान के मेन गेट से बाहर निकलकर जाता हुआ नजर आया, जिसके बाद महिला पास के एक मकान के बाहर मदद मांगने पहुंची और गेट पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी वहां पहुंची और बदमाश की तलाश तेज कर दी। यूपी के हापुड़ में एक ग्राम प्रधान पर गांव के एक लड़के की पिटाई का आरोप लगा है। बताया गया कि पीड़ित लड़का गांव में ही एक ठेला लगाता था, जिस पर उसका ग्राम प्रधान से विवाद हुआ। आरोप है कि इसी बात पर ग्राम प्रधान ने उस लड़के की पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, लड़के को बचाने आए गांव के कुछ दूसरे लोगों के भी ग्राम प्रधान और उनके बेटे ने पिटाई की, इस तरह का आरोप है। खबर मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। और आइए बढ़ते आगे। सिक्किम में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से उत्तर सिक्किम पूरी तरह कट चुका है। भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फर्क नहीं हो पा रहा है। जिधर भी नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां लगातार गुजर रही थी, वहां तेज धार में पानी बह रहा है। सिक्किम के गंगटोक में तेज बारिश के बाद कुछ जगह पहाड़ी भी खिसकने की खबर है। एक चट्टान से पेड़ नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। पहाड़ खिसकने से एक मकान को भी खासा नुकसान पहुंचा।
हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन लगातार हो रही तेज बारिश से कई जगहों पर चट्टानें खिसकने की खबर है। ये तस्वीर हम आपको दिखाई, देखिए एक चट्टान से किस तरीके से पेड़ गिरता हुआ दिखाई दिया। लगातार यहाँ बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत इस कदर बढ़ गई है, जिसका अंदाजा इन दो तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। एक तस्वीर में भारी बारिश की वजह से पेड़ गिरता हुआ नजर आया, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से कई चट्टानें भी खिसकी, इस तरह की भी खबर है। और उत्तर सिक्किम की अगर बात की जाए तो वो पूरी तरीके से कट चुका है। हालांकि किसी के जख्मी होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन सिक्किम में कई इलाके किस तरीके से मुसीबत में पड़ गए हैं भारी बारिश के बाद। कई जगह क्योंकि चट्टानें खिसकने की भी खबर है, तो वहीं बारिश में कई जगहों पर पेड़ कुछ इसी तरीके से गिरता हुआ दिखाई दिया। असम में लगातार हो रही बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट पड़ी। बारिश के साथ साथ जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से मुसीबत दोगुनी हो गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डिब्रूगढ़ से। शहर में हालात इतने खराब हो गए कि सड़क का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। कुछ लोग एक नाव पर बैठकर वहां से गुजर रहे थे। शहर में इतना पानी भर गया कि एक जगह पर खड़ी कुछ गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूब गईं। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। पूरा का पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। शहर के दूसरे इलाकों का हाल भी कुछ इसी तरीके का नजर आया। कुछ मकानों के अंदर पानी भर गया तो वहां रखा सामान भी पानी में डूब गया, जबकि सड़कें भी पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई दिखाई दी। हालांकि जो पानी था, पानी भरा होने के बाद भी कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। बारिश की वजह से सीआरपीएफ मुख्यालय में भी पानी भर गया और उसके बाद सीआरपीएफ मुख्यालय में जो जवान थे उनको दूसरी जगह पर भेज दिया गया। असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी भरने से किस तरीके के हालात बने हैं। 171 सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे जितना भी कांस्टेबल्स है वो लोग मैंने मानकटा में शिफ्ट हो गया। वहाँ पे मैंने 171 फॉक्सट्रॉट कंपनी का जगह है, उसी जगह में ये लोग मैंने शिफ्ट किए हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबत में इजाफा कर दिया है। बारिश की वजह से किसानों की जो सैकड़ों एकड़ फसल है वो बर्बाद हो गई। सड़कों पर भी बाढ़ का पानी बहता हुआ दिखाई दिया। हालात ऐसे नजर आए कि सड़क और नदी में फर्क नहीं हो पा रहा था। बाढ़ की वजह से कुछ इलाकों की सड़क बुरी तरह से टूट फूट भी गई, जबकि कई इलाकों में पानी भर गया। जहां कल तक किसानों की फसलें लगी थी, आज वहां तालाब नजर आया। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। बारिश की वजह से किसानों की जो फसल है वो तो खराब हुई ही है, सड़कों को भी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा। और अब बिहार के मुंगेर की तस्वीर आपके सामने। गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से कई लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। पानी बढ़ने से नदी के आसपास के जो कई गांव हैं वहां बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है और यही वजह रही कि बाढ़ के डर से कई लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित जगहों पर जाना ही मुनासिब समझा। लोग परिवारों के साथ नाव पर बैठकर सुरक्षित जगहों की तरफ जाते दिखाई दिए। लोगों ने बताया कि उनके गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे वो काफी डरे हुए हैं। प्रशासन ने भी कई गांव के बाढ़ की चपेट में आने की आशंका जताई और इसके लिए पूरी तैयारी का दावा भी किया। गंगा नदी का जलस्तर की हम नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अभी जो वाटर लेवल है गंगा नदी का वो ज़्यादा है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और आने वाले समय में हम लोग और इसकी तैयारी करेंगे, ताकि यदि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। गुवाहाटी में लगातार हो रही भारी बारिश की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर भी स्थिति बनी है। बारिश की वजह से शहर की जो सड़कें हैं वहां पानी भर गया। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गई। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि नदी और सड़क में यहां भी फर्क नहीं हो पा रहा था और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां बारिश का पानी दुकानों और मकानों में भी जा घुसा। लोगों की परेशानी से और बढ़ गई। हालात से परेशान लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। और अब ये तस्वीर असम के तिनसुकिया की। भारी बारिश के बाद यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। पूरा इलाका ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो।
खेत मकान सब कुछ पानी में डूब गए। जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। निचले इलाकों में तो हालात और ज्यादा खराब हो गए, जहां बारिश का पानी तेजी से भर गया। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया। तो असम के तिनसुकिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया और कई इलाके ऐसे थे जो पूरी तरह पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। आप देख सकते हैं घर भी काफी हद तक पानी में डूबे हुए नजर आए और इससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर संपर्क भी कट गया था। और अभी तस्वीर सूरत की, जहां एक अस्पताल की पार्किंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहां पर कोरोना वार्ड बनाया गया था और इस कोरोना वार्ड में पानी भरने से वहां भर्ती मरीजों की मुसीबत बढ़ गई। बताया गया कि अस्पताल में पानी की टंकी से निकला ये पानी बेसमेंट में बने कोविड वार्ड में भर गया। पानी भरने से वार्ड में भर्ती मरीज अपने बेड पर बैठे हुए दिखाई दिए, जबकि पूरे वार्ड में काफी पानी भरा हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि किसी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से अस्पताल की टंकी का जो नल था वो खुला रह गया था और वहां से निकला पानी इस कोरोना वार्ड में भर गया। थोड़ी ही बारिश में पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां कैसे हालात बन गए, जगह जगह पानी भर गया। एक मकान के आगे पानी भरा नजर आया, गाड़ियां डूब गई। राहगीरों को भी बारिश में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पिछले साल बारिश में पटना की जो तस्वीर थी वो पूरी तरीके से बदल गई थी। पटना शहर के बीच नाव चलती दिखाई दी थी और अब ये थोड़ी सी बारिश हुई है पटना में, लेकिन थोड़ी सी बारिश ने कितनी ज्यादा मुसीबत बढ़ा दी है लोगों की। कई इलाके जहां लबालब पानी से भरे दिखाई दिए, तो ऐसे में जो वाहन यहां पर खड़े थे वो भी पानी के बीच डूबे दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये थोड़ी सी देर की बारिश थी। अब सोचिए अगर लगातार बारिश होगी तो पटना की सड़कों का क्या हाल होगा। बहरहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस पानी से गुजरकर धीरे धीरे वाहन आगे बढ़ते हुए, ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। सरकार रोज कहती है कि जैसे कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। हर जगह पानी लग रहा है। अभी पहला बारिश है तभी हाल है, अभी तो पूरा बरसात बाकी है। इलेक्शन का टाइम आएगा, बोलेगा हम नाली साफ करेंगे, ये करेंगे। लॉकडाउन था उस टाइम में कोई साफ करने नहीं हो रहा था। कितना बरसात के टाइम हुआ लोग साफ करना शुरू किया। देखिए नजारा क्या हो रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र से, जहां पिछले 48 घंटों में 150 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन 150 पुलिस वालों के साथ महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिस वालों की जो संख्या है बढ़कर 4666 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 57 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। 48 घंटे में 150 पुलिस वालों को कोरोना हुआ है। 150 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 4666 पुलिस वालों को कोरोना हुआ है। और आइए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में विश्व हिंदू परिषद के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग एक अंडरपास के पास एक काले रंग की कार पर लाठियों से हमला करते दिखाई दिए। इस हमले में कार के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। थोड़ी ही देर बाद हमलावर गाड़ी में बैठे लोगों को बाहर निकालते दिखाई दिए। एक आदमी जो गाड़ी की अगली सीट पर बैठा हुआ था उसने बाहर निकलकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो वहां से भागता उससे पहले बदमाशों ने कई लाठियां उस पर बरसा दी। और इसी तरह जब दूसरा आदमी कार से निकला तो उसे भी जमकर पीटा गया। किसी तरह ये दोनों जान बचाकर वहां से हालांकि भाग खड़े हुए और उसके बाद बदमाशों ने गाड़ी में बैठे विश्व हिंदू परिषद के नेता पर गोली चला दी, जिसके बाद वहां धुआं छा गया। हमलावरों ने गोली से घायल हुए नेता को गाड़ी के अंदर से घसीटते हुए बाहर निकाला और फिर उसे लाठियों से पीटते नजर आए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना वाली जगह पहुंची और हमले में घायल हुए विश्व हिंदू परिषद के नेता को अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरी घटना हुई। बीएचपी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि अभी तक बदमाशों को पकड़ा नहीं गया है, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इस घटना पर थाना स्टेशन रोड पिपरिया में धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। 9 लोग उसमें नामजद किए गए हैं। उनकी तलाश के लिए लगातार हमारी टीमें रात भर से उसमें
प्रयास कर रही हैं, दबिश जारी है। और इस बीच आपको बता दें, एक्टर सोनू सूद ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी कर उन लोगों को आगाह किया है जो प्रवासी मजदूरों को उनके नाम पर घर भेजने के लिए पैसों की मांग करते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोनू सूद के नाम पर कुछ लोग प्रवासी मजदूरों को फोन करके उन्हें घर भेजने के बदले परमिट के लिए पैसे की मांग कर रहे थे। अपने वीडियो में सोनू सूद ने साफ किया कि वो लोग जो भी लोगों की वो सेवा करते हैं उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता और ऐसा करने वालों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सोनू सूद ने यह भी कहा कि उनके नाम पर अगर कोई पैसा मांगता है तो पुलिस में इसकी शिकायत करें। बहुत सारे लोग इन्हें कुछ गलत गुमराह कर रहे हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो परमिट के नाम पे हो या फिर किसी तरह की टिकट के नाम पे हो। तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ये मैसेज सबको दें कि हमारी जो सेवा है एकदम निःशुल्क है। किसी तरह की कोई भी पेमेंट, कोई भी परमिट में किसी तरह का 1 रुपया भी किसी से अगर कोई मांगता है तो तुरंत जो निकटतम जो पुलिस स्टेशन है उसमें उस नंबर को आप सूचित करें और हमें भी, हमारी टीम को भी उसके बारे में जरूर बताएं।